वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज ओशन। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के टर्म 2 का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ने के पहले हम कार्बन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। The amount of carbon present in earth crust and in atmosphere is quite less। मतलब कि जो कार्बन है जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में है और एटमॉस्फेयर में कि वो कि मतलब क्वाइट कम है, थोड़ा है। तो अब हम उसका अमाउंट देखते हैं। उसका अर्थ क्रस्ट में जो है ये जो 0.02% है वो कार्बन है और एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ 0.03%। मतलब कि जिस कार्बन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हमारे अर्थ के क्रस्ट में सिर्फ 0.02% है और एटमॉस्फेयर में 0.03%। तो अब इसमें ज़रूर कुछ खासियत होगी जिसके बारे में कि हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो वही अभी हम देखते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखते हैं। In spite of this small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense। मतलब कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तभी हम इसके बारे में वो भी पूरा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। और 11th-12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमें ये चैप्टर पढ़ना है, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल से। तो देखते हैं क्या है। कंपाउंड सच एज DNA, प्रोटीन एंड फैट ऑल कंटेन्स कार्बन। जो हमारा कंपाउंड है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, DNA, प्रोटीन, फैट्स, ये सभी जो होते हैं इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। और क्या है, कार्बन कंस्टिट्यूट्स रफली 18% ऑफ बॉडी मास एंड मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम द 1000 ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वर्चुअली एवरी सेल। तो जो कार्बन है वो हमारे बॉडी का 18% ऑफ रफली मास, मतलब कि हमारे बॉडी का 18% क्या है, वो कार्बन का होता है। और बहुत सारे मिलियंस ऑफ कार्बन एटम क्या है, मिलियंस ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वर्चुअली एवरी सेल। मतलब कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं वो हमारे हज़ारों सेल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कि प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा कार्बन है, आपने देख लिया कि कार्बन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब भी हम C6H12O6 देखिए, उसमें भी कार्बन 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। मतलब कि कार्बन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सब तो हमारा ऐसे ही था। अब हम इसे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मीन्स इसका अलग फिजिकल और केमिकल नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं बुक का जो हमारा मेन टॉपिक है, बॉन्डिंग इन कार्बन। जो हमारा है टॉपिक, ये है हमारा बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। मतलब कि अब हम कार्बन जो है वो कैसे बॉन्डिंग करता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो 6 से क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले शेल में 2 होंगे और दूसरे में 4। अब लेकिन क्या है कि जितने भी एटम्स होंगे उन्हें या तो अपना ड्यूप्लेट रूल या तो अपना ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होगा। मतलब कि ड्यूप्लेट रूल का मतलब कि किसी भी एटम के लास्ट वाले, मतलब जो सबसे लास्ट सेल होगा उसमें या तो 2 होने चाहिए। मतलब कि फर्स्ट या ये जो हमारा फर्स्ट वाला है, अगर ये हमारा लास्ट, अगर ये हमारा ऐसे है हाइड्रोजन, अगर हम हीलियम को देखते हैं तो हीलियम का क्या है, 2। अब इसको क्या है कि इसका एक ही शेल है, क्योंकि इसके पहले शेल में ना 2 आ जाएंगे, ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि यहाँ आ जाएगा कि यहाँ आ जाएगा, तो आगे तो चाहिए नहीं। इसका मतलब कि इसको या तो अपना ड्यूप्लेट फर्स्ट शेल का या तो ऑक्टेट किसी और सेकंड थर्ड जितने भी शेल हैं उसका फॉलो करना पड़ेगा। तो अब जो हमारा कार्बन है इसके पहले शेल में तो हो जाएंगे 2, दूसरे में हो जाएगा 4। अब ये क्या हो गया, मतलब इसको या तो 2 चाहिए, इसके 4 है तो मतलब इसको 4 चाहिए होगा, या तो वो 4 ले लेगा। 4 लेगा मतलब कि 4 कहीं से वो इलेक्ट्रॉन ले आएगा घुमा के, तो इसके पास हो जाएंगे लास्ट वाले में 8, लास्ट वाले सेल में। तो इसका ड्यूप्लेट रूल फॉलो, ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा, या तो ये अपने इस 4 को भी रिलीज़ कर देगा ताकि इसका ड्यूप्लेट रूल फॉलो हो जाए। अब देखते पहले अब ये करेगा क्या, क्योंकि इसके 4 है, या तो वो 4 ले भी सकता है 4 दे भी सकता है। लेकिन इसके लिए पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। वो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, बट इसको समझने में वो थोड़ा हमें हेल्प करेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl क्या है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो इसमें क्या होता है, मतलब NaCl हमारा जो कॉमन सॉल्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो हमारा है ये सोडियम है। तो सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर है 11। तो इसके कितने होंगे, 2, 8 और बच गया हमारा कितना, 1। तो इसके मतलब कि लास्ट वाले शेल में 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि या तो इसको ना लास्ट वाले शेल में कितने चाहिए होगा,
8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, मतलब इसको अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करना है तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। मतलब ये इसके पास 1 है तो इसको 7 कहीं और से लाना पड़ेगा। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा क्लोरीन। तो क्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर है 17। अब 17 है तो इसका 2, 8 और ये 7, मतलब कि इसके लास्ट वाले में, लास्ट सेल में 7 हैं। इसको भी किसी एक की ज़रूरत है। अब ये क्या, ये घूम रहा है ऐसे, तो मुझे ना साथ दे दो, मुझे कोई साथ दे दो, मुझे कोई साथ दे दो। तो किसी ने कहा तू पागल वागल है क्या? इसकी मम्मी ने बताया तू पागल है, तुझे मिलेगा क्या साथ, कोई देगा नहीं। क्योंकि ना जब हमें इलेक्ट्रॉन्स को अपने से बाहर करना होता है, किसी एटम को अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ होता है। एक तो निकाल लेंगे वो, 2 तो अपने बॉडी से निकाल लेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं निकाल पाएगा, 3 बहुत मुश्किल से निकाल लेगा, लेकिन 4 तो वो हो ही नहीं सकता। तो इसको तो 7 की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, इसकी मम्मी ने बताया तू ऐसा करना, तू एक रिलीज़ कर दे, तू बाहर दे दे, तू किसी को ना बांट दे 1 इलेक्ट्रॉन, तो तेरा है ना कि ये ऑक्टेट रूल फॉलो भी हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं पड़ेगा। वैसे भी 7 तो कोई देने वाला नहीं। अब क्लोरीन बेचारा वो भी ऐसे घूम रहा था, है मुझे ना कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब ये क्लोरीन क्या था, कैसे घूम रहा है, इसको भी इसकी मम्मी ने बताया बेटा क्या करना, तू 1 इलेक्ट्रॉन ना कहीं से ले आ, मतलब कि 7 तो तू निकाल नहीं पाएगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और 1 ना तू कहीं से ले आ, कोई जा किसी से दोस्ती वोस्ती बना, दे देगा कोई तेरे को। अब दोनों घूम रहे थे, ये इधर घूम रहा है, वो उधर घूम रहा है कि मुझे कोई मिल जाए, इससे लग रहा है इसे कोई देने वाला मिले, इसे लग रहा है इसे कोई लेने वाला मिल जाए, मतलब कि ये जो है ये किसी को रिलीज़ करके दे दे और इसको ना कोई एक देने वाला मिल जाए, मतलब कि कोई इसको दे दे। तो अब दोनों घूम रहे थे, दोनों मिल गए, अब क्या करें। तो इसने कहा कि भाई पता है मेरे ना 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, मुझे देना है किसी को। इसने बोला मुझे भी ना 1 की कमी हो रही है, मुझे दे दे। इसने इसको दे दिया। अब जो Na था, जो सोडियम था, इसने 1 एटम अपना दे दिया क्लोरीन को। अब क्लोरीन को दे दिया तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे इसने 8 बना लिया अपना, ठीक है, ये 8 हो गया, क्योंकि 1 जो था इसने इसको रिलीज़ कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन को, तो ये हो गया हमारा 8। इसका क्या हो गया, ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया। इसका क्या, इसका भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया। अब ये जो इन्होंने बॉन्ड बनाएंगे, मतलब एक दूसरे को शेयर करके कैसे बनाएंगे, Na इसने क्या किया, एक रिलीज़ कर दिया, मतलब कि ये 1 आयन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लस क्लोरीन के पास एक आ गया, तो ये 1 आयन निगेटिवली चार्ज, तो ये बन जाएगा क्या हमारा NaCl। ये बना हमारा NaCl। तो ये जो बॉन्ड है इसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, मतलब कि ये जो है ना, अब ये आयन बन गए हैं क्योंकि इन्होंने एक दूसरे से शेयर कर लिया, मतलब एक दूसरे को दे दिया, शेयर नहीं बोलते इसे, हम दे रहे हैं। और ये जो है ये इसने रिलीज़ कर दिया, इसने ले लिया, मतलब कि गिव एंड टेक वाला जो है ना, कि हमने उसको दिया और उसने हमसे लिया, तो ये वाले को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो इन्होंने आयनिक बॉन्ड बना लिया। तो अब कार्बन के केस में क्या है, इसे भी या तो इसे 4 चाहिए कहीं से, क्योंकि इसे भी चाहिए, इसे भी अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। अब ये क्या करेगा, इससे ना ये सोडियम मिल जाएगा, सोडियम मिलेगा कार्बन से, बोलेगा कार्बन बोलेगा हाँ भाई ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही बिल्कुल भी, तो सोडियम बोलेगा हाँ क्या प्रॉब्लम है, ये बोलेगा ना मुझे ना 4 एटम्स की, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ रही है, मेरा तो ऑक्टेट रूल ही नहीं फॉलो हो रहा। सोडियम क्या बोलेगा, पता है तुझे मैंने क्या किया था, बोलेगा क्या, मैंने ना अपना, मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और था, मैंने उसको रिलीज़ कर दिया, किसी और को दे दिया। ये बोलेगा ठीक है मैं अभी ना एक रिलीज़ कर दूंगा, मैं भी एक मतलब मेरे पास 4 है तो मैं उसको रिलीज़ कर दूंगा, किसी को दे दूंगा। फिर इसकी मम्मी आई, उसने एक झापड़ लगाया, बोला क्या हुआ, अरे उसकी मम्मी ने बताया तू पागल वागल नहीं हो रहा, एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगती है 1-2 इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तू करे तू चारों के चारों निकाल देगा, ये पॉसिबल नहीं है, तेरे से कोई दूसरा उपाय निकाल। फिर क्या होगा, कुछ देर के बाद ना ये क्लोरीन से मिलेगा। अब क्लोरीन क्या बताएगा, हाँ मुझे भी ना 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही थी, मैंने ना वो सोडियम से ले लिया, सोडियम ने मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये बोलेगा चलो हम भी कहीं से ले आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल नहीं सकता तो 4 इलेक्ट्रॉन उसको देगा कौन, क्योंकि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, किसी को निकालना होगा। तो फिर इसकी मम्मी ने कहा तू रहने दे, ये भी नहीं होगा तेरे से, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो कोई देने वाला है नहीं। अब उधर ही एक जगह पे क्या है ना, हाइड्रोजन लड़ रहे थे, 2 था हाइड्रोजन, एक है ना इसके पास भी 1, इसके पास भी 1। अब ये क्या बोल रहा था कि पता है मुझे ना अपना ड्यूप्लेट रूल फॉलो करना है, ये बोल रहा है मुझे ना तू अपना 1 दे दे, मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है ये बोल रहा है इस हाइड्रोजन से कि तू मुझे ना अपना ना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरा ना ड्यूप्लेट रूल फॉलो हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है ना इससे, जो ये है ये बोल रहा है इससे
तू ना मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरा ना ड्यूप्लेट रूल फॉलो हो जाएगा। ऐसे कर रहे दोनों। ये बोले, इसने बोला नहीं तू मुझे दे दे, ये बोलता तू मुझे दे। मतलब दोनों किसी को एक दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं। किस लिए नहीं दे रहे? क्योंकि देखो अब इसके पास एक है ही, अगर एक इसने दे दिया तो इसके पास बचेगा क्या? सिर्फ एक प्रोटॉन। और प्रोटॉन के होने से ना होने से कोई फ़ायदा नहीं। मतलब कि इसमें क्या केमिकल नेचर बचेंगे नहीं, केमिकल रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहेगा नहीं नहीं मैं तो नहीं देने वाला, तू मुझे अपना दे दे। दोनों कह रहे नहीं मैं नहीं दूंगा। अब इन्होंने ना एक आइडिया निकाला। ऐसा करते हैं ना कि हम दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं, दोनों साथ में काम करेंगे, ठीक है। अब इसने ये क्या किया, शेयर करेंगे। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को बीच में रखेंगे, इधर वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन को बीच में रखेगा। अब बोलेगा इसमें क्या है, तो इसने ना शेयर करना है। ये दोनों ऐसे शेयर कर लेंगे। मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ इसका भी, इस हाइड्रोजन का भी देखे तो कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस हाइड्रोजन का भी देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। मतलब ड्यूप्लेट रूल फॉलो हो गया। इन्होंने ना ऐसे बॉन्डिंग कर ली, ठीक है, इन्होंने बॉन्डिंग कर लिया। अब वैसे ही तो ठीक है, इसको एक चाहिए था, इसको एक चाहिए था, इसने बॉन्डिंग कर ली। तो मतलब कि ये जो है हमारा गिव एंड टेक वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और ये जो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मतलब कि वैसा बॉन्डिंग जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। मतलब कि ये आयनिक में क्या था कि इसने एक दिया, इसने एक लिया, लेकिन जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन भी यही करेगा, क्योंकि ना इसके पास लेने का है ना देने का है, ना इसको कोई देगा ना ये कहीं से ले पाएगा। तो अब ये भी सोचेगा ना कि चलो हम भी ना कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनीशंस। देखते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। मतलब कि हमने वो देख लिया था, अब हम उसे अच्छे से वर्ड में देख लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कि वैसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कि जो हमारा जो भी बॉन्ड है, जैसे कि जो वैसे कुछ एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं कि आयंस बनाते हैं, वो आयनिक बॉन्ड को बनाते हैं। वो एक या 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं और कोई उनसे लेता है और वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन वैसे बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है उसे हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि अभी हमने देखा था हाइड्रोजन क्या कर रहा था, वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था, क्योंकि उसको कोई ना देने वाला था, मतलब उसके कोई देने वाला नहीं था। उस दूसरे हाइड्रोजन से वो ले रहा था बट वो उसको दे नहीं रहा था, और वो बोल रहा था वो उससे मांग रहा है, वो उससे मांग रहा है। तो इससे अच्छा क्या किया, दोनों ने एक आइडिया निकाला। दोनों कहा चल हम शेयरिंग करके यूज़ करेंगे उसको। दोनों ने एक दूसरे से शेयर किया और यूज़ किया, तो वो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी हमने देखा कि जो कार्बन है वो ना, कार्बन को ना कोई 4 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ना ही उससे कोई लेने वाला है 4 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगा, ये भी है ना कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि ये भी किसी के साथ शेयर करेगा, और जनरली ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, क्योंकि इसको भी ज़रूरत है और हाइड्रोजन के भी ज़रूरत पड़ता है एक इलेक्ट्रॉन का। तो वो जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। नॉट जस्ट कार्बन, मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ कार्बन ही नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन ही है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये सभी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, बल्कि और भी सारे मतलब कि एटम्स हैं जो कि शेयर करते हैं। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो भी अपने ऑक्सीजन के एक और ऑक्सीजन के साथ मिलके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दोनों साथ में मिलकर उसका यूज़ करते हैं, शेयरिंग करते हैं। अब हम देख लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन इन कार्बन कंपाउंड। कार्बन जो कंपाउंड है उसमें बॉन्ड कैसे फॉर्म हो जाता है, तो ये देखते हैं हम। अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा कार्बन। तो जब भी हम बॉन्ड फॉर्मेशन का बनाते हैं फिगर, तो उसमें क्या होगा कि हमें जो उसके लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लिखना होगा। तो जो हमारे कार्बन है उसके लास्ट सेल में कितने होते हैं कार्बन, तो 2 और 4। तो 4 होते हैं तो हम इसमें 4 बनाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम इसको डिनोट करेंगे 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा 4। अब इसको तो चाहिए अपना, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। मैंने आपको ऊपर बताया था कि हाँ ये हाइड्रोजन के साथ करेगा, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो गया एक हाइड्रोजन। तो ये इस हाइड्रोजन का क्या, इसका तो हो गया क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, कार्बन ने इसको दिया, हो गया इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका तो ड्यूप्लेट फॉलो हो गया। बट क्या कार्बन का हुआ, कार्बन का नहीं हुआ। कार्बन का कितना हुआ 1 2 3 4 5। अभी तक कार्बन का सिर्फ 5 हुआ है, इसको अभी भी 3 का जरूरत है। ये क्या करेगा, और भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो ये रहा एक और हाइड्रोजन, फिर एक और को लेके आएगा और एक और को लेके आएगा। तो ये क्या कर लेगा, इसका देखिए ये तो हाइड्रोजन का हो गया, इस हाइड्रोजन का भी हो गया, इस हाइड्रोजन का भी हो गया और इसका भी हो गया। तो अब कार्बन कहाँ रह गया, कार्बन का भी तो हो गया। ये देखो 1 2 3 4
और बाकी जो इसने शेयर किया तो 4 5 6 7 8, तो हमारा जो कार्बन है उसका भी कंप्लीट हो गया, उसका भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया, उसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, शेयरिंग किया। कैसे, कोवेलेंट बॉन्ड बना के हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये क्या है हमारा CH4, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम हैं और कार्बन का 1। वैसे ही अब हम देखते हैं C2H6 का देख लेते हैं, ये कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि ये H6 है। तो एक यहाँ, ये हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ इसने बॉन्डिंग बना ली, हाइड्रोजन के सबके 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन का देखते हैं, तो कार्बन का भी वैसे, अब इसने ना 3 इलेक्ट्रॉन्स को इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे कार्बन के साथ शेयर किया। वैसे ये कार्बन है, ये कार्बन ने भी क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे कार्बन के साथ शेयर किया। चलो हम इसे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, नहीं ऐसे। तो ये हमारा बन गया दूसरा कार्बन का। तो मतलब सारे कार्बन के पास हो गए 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इसे अगर हम और किसी तरीके से देखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन 1 2 3 4, और ये जो है, ये जो हमने बीच में एक लाइन लगाया, इसका मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड क्या होगा, वो ऑक्सीजन के केस में वो डबल बॉन्ड बनाता, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों ने सिर्फ अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया ना एक साइड पे, तो ये हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ये हो गया हमारा C2H4 का, CH4 का ये हमारा दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। और C2H6 का अगर हम दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये कुछ ऐसे होगा, ये 1 2, ये दोनों कार्बन और कार्बन के बीच में एक फॉर्मेशन हुआ बॉन्डिंग, और ये बाकी हाइड्रोजन के साथ। अब हम कैसे पता करें कि हाँ ये जो हमने बनाया है C2H6 ये सही है कि नहीं। तो ये देखिए, ये हमारा 2 कार्बन हो गया, ठीक है, मेरा 2 कार्बन हो गया, दोनों ने सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये हो गया। अब हाइड्रोजन कितना है, 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारा 6 हाइड्रोजन। और जब भी अगर ये फिगर सही बना होगा ना, तो इसके और इसके दोनों का मैच करेगा, मतलब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन मैच करेगा। तो ये है हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन इन कार्बन कंपाउंड्स। अब हम देख लेते हैं एलोटॉपी के बारे में, मतलब कि हमें इसमें कार्बन के एलोटॉप्स के बारे में भी पढ़ना है। तो चलिए अब हम देखते हैं एलोटॉपी। अब हम देख लेते हैं एलोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोटॉप्स क्या है, एलोटॉपी is the property by which an element exists in 2 or more forms and each form has different physical property but identical chemical properties। मतलब एलोटॉपी ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट का जिसमें कि क्या होता है कि 2 और कोई भी एलिमेंट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जाता है, लेकिन उसमें क्या उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है बट उसका केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। मतलब कि एलोटॉपी इज़ द प्रॉपर्टी, एलोटॉपी जो है वो ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट का कि कोई भी एलिमेंट जो है वो 2 या 3 अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं बट जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो आइडेंटिकल होते हैं। तो इसे अब अगर हम कार्बन के ये में देखेंगे तो हम देखेंगे क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलोटॉप्स। मतलब कि वैसे एलिमेंट के फॉर्म, जैसे कार्बन के भी अलग अलग कार्बन एलिमेंट है और उसके अलग अलग फॉर्म्स के एलोटॉप्स हैं, तो वैसे एलिमेंट के फॉर्म्स जो हैं जिनके की अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, एलोटॉप्स बोलते हैं। तो अब हम इसे कार्बन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो कार्बन क्या है, कार्बन अकर्स इन 3 एलोटॉपिक फॉर्म। जो कार्बन है इसके भी 3 एलोटॉपिक फॉर्म होते हैं जो कि अकर करते हैं, हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। पहला है हमारा डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरेन। तो इन सभी के बारे में हम जानते होंगे कि जो हमारा कार्बन है वो 3 तरह के, ये हमने 9th में भी पढ़ा हुआ था और अभी हम 10th में भी पढ़ रहे हैं।
तो जो कार्बन जो है एलोटॉप्स के बारे में हमने 9th में पढ़ा था, तो जो अभी हमें पढ़ना है 10th में वो कार्बन के एलोटॉप्स के बारे में पढ़ना है। तो कार्बन जो है वो 3 एलोटॉपिक फॉर्म्स में पाया जाता है। पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरेंस। ऑल दीज एलोटॉप्स आर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब कि जितने भी कार्बन के जो 3 एलोटॉप्स हैं वो जो हैं कार्बन के बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में, मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती, ये प्योर नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये क्या जो है, इन सभी के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे डायमंड को, फिर ग्रेफाइट को और फिर फुलरेन को। तो चलिए अब हम डायमंड के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड जो है वो हमारा कार्बन का पहला एलोटॉप है। तो अब हम देखते क्या है डायमंड। डायमंड एग्जिस्ट एज 3 डायमेंशनल नेटवर्क विद स्ट्रॉन्ग कार्बन एंड कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। जो हमारा डायमंड है वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क की तरह एग्जिस्ट करता है और ये जो है कार्बन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड के कारण फॉर्म होता है। तो जो हमारा कार्बन है वो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड करके और उसके बाद वो क्या करता है, डायमंड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो है डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करता है, मीन्स थोड़ा 3D टाइप का दिखता है। इट इज़ जेंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन इन विच कार्बन एटम बॉन्डेड बाय 4 अदर एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड। और ये जो है ये कार्बन का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि कार्बन और कार्बन के एटम से कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है और ये सिंगल बॉन्डिंग होती है उसमें। कोवेलेंट बॉन्ड में भी कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं। ये कार्बन और कार्बन एटम के बीच से बनाया जाता है और वो भी सिंगल बॉन्ड अलग अलग, जैसे कि ये जो है हमारा 4 अलग कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे कि हमारा कार्बन का एक ये एटम है और ये 4 और एटम से जुड़ा है, तो जैसे 1 2 3 4, ये कुछ इस टाइप से जो है ये हमारा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। और ये क्या है, सिंगल बॉन्डिंग है। देखिए मैंने एक लाइन बनाई है, मतलब कि ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स 3D स्ट्रक्चर इट इज़ लार्जेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नो, मतलब कि ये जो है ये 3D स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जो हमने देखा ये भी कुछ 3D टाइप का लगा है। और ये जो जब इसे के हम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे अंदर, जब देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो वो जो हमें दिखेगा वो क्या, बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर दिखेगा डायमंड के अंदर का। तो जो ये है हमारा, ये इसके एकदम 3D स्ट्रक्चर होने के कारण ये जो है हमारा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। ये आपको पता होगा कि जो डायमंड है वो अभी तक का सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। इतना ज़्यादा हार्ड है कि इसका हम यूज़ कुछ पत्थरों को, चट्टानों को काटने के लिए भी करते हैं, और किसी से कटेगा ही नहीं, वो डायमंड का यूज़ करते हैं उसको काटने के लिए। अब हमारा आगे क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई कैसे है, ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये सभी जो है एक दूसरे से बिल्कुल एकदम टाइटली पैक्ड है, इसके कारण कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और क्या है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते, तो ये इसलिए कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसके जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब कि उन सभी के बीच में किसी भी एटम को कोई जगह नहीं मिलती कि वो वहाँ से निकल जाए। तो ये इतना ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं और हर एक जो कार्बन होता है वो किसी दूसरे कार्बन से ज्वाइंट होता है, जिसके कारण कि उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते नहीं है, फ्री तो वो फ्लो नहीं करता, जिसके कारण कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता है डायमंड। और क्या, इसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स, और ये जो है ये कटिंग टूल्स में और ड्रिलिंग टूल्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि चट्टान मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनको तोड़ना आसान नहीं होता है। तो ये क्या है, डायमंड का यूज़ किया जाता है उसको कट करने में या फिर उसको ड्रिल करने में। और सबसे ज़्यादा ये कि जो कार्बन है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, और मेनली जो डायमंड का यूज़ करते हैं अभी हम लोग, तो वो ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी बनती है उससे, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाइनी होता है। और जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट मैं आपको बता दूं, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स इतना जब उसको टेम्परेचर मिलेगा तब जाके ये डायमंड जो है वो थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई है। अभी क्या है कि मीन्स कुछ सिंथेटिक डायमंड भी बनाए जा रहे हैं, जैसे कि जब हम कार्बन जो होता है, कोल वगैरह जो होता है, उसको हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे एकदम पूरा हीट देके उसको हम रखेंगे, तब वो डायमंड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन वो जो रियल वाला डायमंड होता है उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो उसका साइज़ छोटा होता है। तो अब हम देख लेते हैं डायमंड क्या है। तो डायमंड जो है वो कार्बन और कार्बन के बीच के कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है,
और ये बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर दिखता है जब अंदर से इसको देखें तो अच्छे से माइक्रोस्कोप से, तो ये 3D स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए ये जो है ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है अभी तक में। और ये इतना ज़्यादा हार्ड है कि इसको हम लोग चट्टान वगैरह को काटने के लिए करते हैं। इसका सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, जिसके कारण कि इसे ज्वेलरी बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट जो है ये इससे बिल्कुल उल्टा है, जबकि दोनों क्या है, कार्बन के ही एलोटॉप्स हैं। तो अब हम देखते हैं ग्रेफाइट। अब हम डायमंड के बारे में जान गए, तो इसके आगे हम जानते हैं ग्रेफाइट के बारे में कि ग्रेफाइट क्या होता है। तो इट इज़ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ये जो है ये कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। जो हमारा ग्रेफाइट है ये ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है और ये ओपेक होता है। और जहाँ तक कि मैंने कहा था कि ये डायमंड से बिल्कुल अपोजिट होगा। डायमंड क्या है, वो बिल्कुल शाइनी था और वो मतलब कि उससे लाइट वगैरह पास होती थी, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल ब्लैक कलर का है, ग्रेइश ब्लैक है और ये ओपेक है, मतलब इससे लाइट पास नहीं होती है। और क्या है, इट इज़ लाइटर दैन डायमंड, स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच। अब ये भी देखिए डायमंड से बिल्कुल अपोजिट है, मतलब कि ये डायमंड से थोड़ा लाइट होता है और क्या स्मूथ है और स्लिपरी है टच में। जबकि डायमंड ऐसा कुछ भी नहीं, वो स्मूथ नहीं है, बिल्कुल हार्ड है। ये क्या है, स्मूथ है और स्लिपरी टच में। टच में कैसे स्लिपरी है, मतलब कि जब देखते होंगे वो जो पेंसिल, हमारे पेंसिल की जो लिड होती है उसमें क्या है कि ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। जिस लेड से हम लोग पेंसिल से लिखते हैं उसमें ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। तो उसकी जो आपने निब को देखी होगी जिससे हम लिखते हैं, वो थोड़ा मीन्स स्मूथ होता है और थोड़ा स्लिपरी होता है, तभी हम उससे लिखते हैं। ये भी देखिए ये डायमंड से बिल्कुल अलग है। और क्या, इन ग्रेफाइट ईच एटम इज लिंक्ड विद 3 अदर कार्बन एटम बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ अरेंज्ड इन लेयर। मतलब कि ये जो डायमंड क्या है, जो हमने डायमंड में देखा था कि वो क्या है, जो कार्बन है वो चार अलग अलग कार्बन के एटम से कंबाइंड होता है। बट जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल 4 नहीं, ये 3 से कंबाइंड होते हैं। 3 अलग अलग कार्बन एटम से कंबाइंड होते हैं, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके सिंगल बॉन्ड से। और क्या है, ये बिल्कुल लेयर में अरेंज होते हैं। ये जो है ये बिल्कुल लेयर्स में अरेंज होता है, इसके कारण कि मीन्स इसका ज़्यादा ये स्मूथ नहीं होता है, क्योंकि ये हार्ड नहीं होता, क्योंकि ये लेयर वाइज होता है। और जब हम इसे लिखते देखते वो धीरे धीरे ऊपर वाला लेयर निकलते जाता है, इसके कारण कि ये स्मूथ होता है, इसलिए मतलब कि ये उतना हार्ड नहीं होता है और ये लेयर बाई लेयर होता है। और क्या, ग्रेफाइट है 2D लाइक स्ट्रक्चर। डायमंड जो था उसमें 3D स्ट्रक्चर था, बट जो ग्रेफाइट है इसमें 3D स्ट्रक्चर है। कि क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जो हमने देखा लाइन बाई लेयर होता है, तो लेयर बाई लेयर का मतलब ये 2D स्ट्रक्चर है। और जो डायमंड था वो बिल्कुल कैसे स्ट्रेट था, वो बिल्कुल टेट्राहेड्रन की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था, जो कि वो 3D लग रहा था। और ये जो है हमारा ग्रेफाइट ये 2D है। इट सर्व्स एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, बट जो हमारा ग्रेफाइट है ये है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड बिल्कुल भी नहीं है और जो ग्रेफाइट है ये हीट का बिल्कुल गुड कंडक्टर। अब जैसे देखिए कार्बन जो है उसको वो बिल्कुल 3 अलग कार्बन से अरेंज है। जो डायमंड था वो 4 अलग अलग कार्बन के एटम से कंबाइंड था और ये क्या है 3, मतलब कि इसका एक कार्बन फ्री है। तो ये क्या है, एक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो घूमेगा, जिसके कारण कि ये मतलब कि वो अंदर फ्लो करेगा जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, इसके कारण कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अब क्या है, इट इज़ यूज एट ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मशीन्स पार्ट्स एज वेल एज यूज इन लेड पेंसिल्स। अब ये जो है हमारा लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं किसमें, मशीन के पार्ट्स में, और इसे हम लेड पेंसिल में भी यूज़ करते हैं। तो ड्राई लुब्रिकेंट की तरह कैसे यूज़ करते हैं, जैसे जो हमारा डायमंड था उसे हम बड़े बड़े पत्थरों को काटने के लिए यूज़ करते थे, वैसे जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का क्या यूज़ होता है कि मतलब ये जो ग्रेफाइट का पाउडर होता है वो ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है मशीन्स में। जैसे जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उसमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट का पाउडर को यूज़ किया जाता है उसमें लुब्रिकेंट, एज ए लुब्रिकेंट। और क्या है, इसे हम लेड पेंसिल्स में भी देखते हैं ग्रेफाइट को। तो ये कार्बन का हमारा दूसरा एलोटॉप था। और तीसरा हमारा एलोटॉप क्या है, फुलरेन। तो अब हम देखते हैं फुलरेन के बारे में। अब हम देखते हैं फुलरेन। फुलरेन क्या है, तो फुलरीन आर न्यू क्लास ऑफ कार्बन एलोटॉप। जो फुलरीन है ये कार्बन एलोटॉप का बिल्कुल न्यू क्लास है। ये जब हमने एलोटॉप्स के बारे में 9th में भी पढ़ा था तो कार्बन के एलोटॉप्स क्या पढ़े थे, डायमंड और ग्रेफाइट। तो ये जो है ये हमें 10th में आके पढ़ना है और ये जो है बिल्कुल न्यू क्लास ऑफ एलोटॉप है, कार्बन का एलोटॉप है। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड बाय C60 विच हैज 60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ ए फुटबॉल।
जब इसे फर्स्टली देखा गया था, पहचाना गया था, तो ये कैसा था, C60 था। मतलब कि इसके पास 60 जो है वो कार्बन एटम्स थे और बिल्कुल वो फुटबॉल की शेप में अरेंज थे। मतलब जब इसे पहली बार देखा गया था, पहचाना गया था, तो ये C60 की तरह था। मतलब कि इसमें 60 कार्बन एटम्स जो थे वो एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे तरीके से जॉइंट थे और बिल्कुल फुटबॉल की शेप में था। मतलब कि वो लेयर में भी नहीं थे, वो ऐसे भी नहीं थे, मतलब वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे से अरेंज थे, जस्ट लाइक अ फुटबॉल। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बकी बॉल भी बोलते हैं। अब उसका आगे आपको पता चल जाएगा कि इसे बकी बॉल क्यों बोलते थे। ये क्या है, इट कंटेन्स 26 मेंबर्ड रिंग्स। मतलब कि ये जो है, जो फ्लोरीन है उसमें 20 कितने होते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं। मतलब कि 6 मेंबर्ड रिंग्स कैसे कि जैसे कि वो जब एक दूसरे से अरेंज है तो वो कुछ इस टाइप से रहते थे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हो गया हमारा 6 कार्बन। इसमें भी क्या लिखा है, इट हैज़ 20 कुछ और है, मतलब कि 26 मेंबर्ड रिंग्स थे। तो ये जो 6 मेंबर्ड है वो कैसे है, ये 6 कार्बन हो गए, ये सभी एक दूसरे से बिल्कुल इस तरीके से कनेक्ट थे। और ऐसे ही आगे आगे चल चल के मतलब सारे एक दूसरे से फुटबॉल की तरह 6 मेंबर में कनेक्ट थे। जैसे ये 6 से कनेक्ट है, वैसे ये देखिए 6 मेंबर्ड रिंग्स, मतलब कि ये 6 कार्बन के साथ ज्वाइंट था और ये ऐसे पूरे 20 थे। मतलब कि ये जो 6 मेंबर्ड रिंग्स है वो बिल्कुल 20 के नंबर में थे। और 20 के नंबर को जब सब हम अच्छे से कनेक्ट करके देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, फुटबॉल की तरह दिखेगा। ये क्या है, सिंस दिस एलोट्रॉप्स लुक लाइक द डोम शेप्ड हॉल डिजाइंड बाय द US आर्टिस्ट, ये है बकमिंस्टर फुलर। दिस मॉलिक्यूल वॉज नेम्ड फुलरेंस। मतलब कि ये जो हमारा जिस मॉलिक्यूल को हमने फुलरेन कहा, ये क्या है कि ये जो एलोटॉप है ये कैसा दिखता था, बिल्कुल मतलब कि ये डोम शेप का जो हॉल डिज़ाइन किया गया था, एक US आर्किटेक्ट है, वो है बकमिंस्टर फुलर। तो जो बकमिंस्टर फुलर थे, इन्होंने क्या किया था, मतलब US के आर्किटेक्ट थे वो, और उन्होंने डोम शेप का एक हॉल को डिज़ाइन किया था और जिसके कारण कि इस मॉलिक्यूल को फुलरीन कहा गया। क्यों, क्योंकि जो डोम शेप था अगर हम उसे पूरा कर देंगे तो वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह होगा। तो ये जो थे बकमिंस्टर फुलर, इन्होंने एक हॉल को डिज़ाइन किया था जो कि बिल्कुल डोम शेप का था, इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम फुलरीन के नाम से जानते हैं। एज अ रिस्पेक्ट ऑफ हिम, मतलब इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए इसका नाम दिया गया क्या, फुलरीन। ये और क्या है, इट इज़ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड इट स्मॉल मॉलिक्यूल कंटेनिंग 60 कार्बन एटम्स। मतलब कि ये जो है ये रूम टेम्परेचर पे डार्क सॉलिड होता है, बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। और क्या है कि ये स्मॉल, इसमें कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स है बिल्कुल स्मॉल होते हैं और 60 कार्बन एटम्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो डायमंड होता है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, अगर इसे देखा जाए तो ये उतना हार्ड नहीं है और रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ब्लैक सॉलिड की तरह होता है। और जो डायमंड जो होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स बिल्कुल जेंट होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। जबकि इसे देखा जाए तो फ्लोरीन जो है इसमें कि बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन के बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसमें कितने एटम्स होते हैं, कार्बन के 60 एटम्स जो होते हैं वो बिल्कुल इस तरीके से फॉर्म करके होते हैं। जो फ्लोरीन होता है उसके अंदर कार्बन के सिर्फ और सिर्फ 60 एटम्स ही होते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो कि हमारा कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी अगला वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू।